हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और आपका सेट का पेपर। ठीक है, सेट का और नेट का जो है आपने सिलेबस देखा है सेम ही है, बस क्वेश्चंस के जो है लेवल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नेट का जो पेपर आता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं और इनकी जो शब्दावली होती है थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, और जो सेट का पेपर आता है किसी भी अदर स्टेट का हो, चाहे एमपी का हो, एमपी सेट का होने वाला है अभी, चाहे एमपी का हो, वेस्ट बंगाल का हो, कहीं का भी हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क होता है, सिलेबस लगभग सेम है। तो आज की जो वीडियो है ये आपकी हायर एजुकेशन यूनिट 10, ठीक है, उसमें से जो आयोग और समितियाँ हैं सभी को हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस से और सबकी क्वालिटीज़ लेते हुए, सबके कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी आयोग और समितियाँ आपकी हायर एजुकेशन में दी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जाम में जो ज़्यादा पूछी जाती हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो हमारी है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये एक वीडियो आपका पूरा पार्ट यहाँ का कवर करती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइडों पे नहीं होती है, मैं कुछ चीज़ें अपने नोट से भी बताती हूँ, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए और टू दी पॉइंट नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन पेपर हमने देखा होता है, पैटर्न हमको पता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताती हूँ ताकि चीज़ें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हो। ये नहीं कि पढ़ तो हमने बहुत सारा लिया लेकिन काम का कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पर PDF वगैरह आपको प्रोवाइड की जा सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आयोग और समितियों को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैक हिस्ट्री को भी लेके चलते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या है कि लिंक करने में आसानी होती है। हायर एजुकेशन से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे की चीज़ें जब पता होंगी तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम एंशिएंट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा खोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए 1781, 1791 इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसा खोला गया। 1791 में वाराणसी में यहाँ पे जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बना, कहाँ पर? कलकत्ता में बना था, और ये वाला आपका बनारस में था। ठीक है ना, यहाँ पर संस्कृत कॉलेज था और इसका यहाँ पे कलकत्ता मदरसा था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई आपकी इतने पॉइंट से संबंधित। अब देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम ये धारा 43 के अंतर्गत था और इसमें क्या कहा गया था, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन और साहित्य के विकास के लिए लगाए जाएं और साथ ही साथ विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ और प्रवर्धन के लिए व्यय किया जाए। ठीक है, तो जो चार्टर अधिनियम था ये 1813 में आया था और इसमें ये चीज़ें कही गई थी, 1 लाख रुपए की बात कही गई थी कि यहाँ पर शिक्षा से संबंधित कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। 1823 में जनता संबंधी सामान्य समिति निर्देश। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये जब चीज़ें आपको थोड़ा सा हिंट पता रहेगा तब आपको चीज़ें पता होती हैं कि उस दौरान क्या खास चीज़ हुई थी, है ना, कौन सा ऐसा एक इंसिडेंट था जो उस दौरान हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे करके ऐसे ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमको उसका बीच का भी पार्ट पता होना चाहिए। अब देखिए, जो 1813 में जनता संबंधी जो सामान्य समिति बनाई गई थी, तो ये जन शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि खर्च करने का यहाँ पर दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, तो ये जो सामान्य समिति थी इसको ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर शिक्षा के लिए कौन सी धनराशि कैसे खर्च की जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद 1834 में एल्फिन इंस्टीट्यूट आया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश वालों के लिए है, तो आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों ही बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैं जो है यहाँ पर समझाऊंगी तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके,
लेकिन आप देख सकते हैं स्लाइड में, आप अपने नोट्स के लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। 1835 में एल्फ्सिन कॉलेज जो आया और यहीं पर आपका मैकालेस मिनट्स आया, ठीक है ना। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने 1835 का विवरण पत्र, जिसको मैकाले मिनट्स कहा गया, यहाँ पर इसको ही मैकाले का विवरण पत्र कहा गया या मैकालेस मिनट, है ना, ये लिखने में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मैकालेस मिनट था, इन्फ्लेशन थ्योरी, है ना, इसी को ये भी कहा गया। जो अगर इस तरह से नाम पूछा जाए तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया 1 लाख रुपए की धनराशि को कैसे खर्च करना है। इसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने विवरण पत्र में लिखी थी कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि आवंटित की गई है, इसको कैसे खर्च किया जाएगा। और साहित्य से तात्पर्य अरबी, फारसी, संस्कृत से ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी यहाँ पर शामिल किया जाए, ठीक है। तो जो चार्टर अधिनियम था ना, वो आया ही इसीलिए था कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि भारतीयों को भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है। वो खाली हिंदी और संस्कृत से ही काम ना चलाएं, उनको भी अंग्रेजी भाषा का जो है ज्ञान दिया जाए। और चौथा पॉइंट ये कहा गया, जो मैकालेस मिनट की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान से तात्पर्य यहाँ पर मौलवी, जो मतलब उर्दू शिक्षा देते हैं, या संस्कृत के पंडित से ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान से भी हैं। तो इनसे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने अपने हित की बात करी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के ही लिए यहाँ पर बात कही गई थी, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 1835 तक का समय। 1854 में वुड का डिस्पैच आया, वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड इसके जो है उनकी ही उसमें किया गया था, मतलब अध्यक्षता में किया गया था, और इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच था, वुड का जो डिस्पैच था, इसी को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। महाधिकार पत्र भी इसी को कहा जाता है, और इसने ही भारतीय शिक्षा को एक नया मोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से शिक्षा के जो उसका जो फ्रेमवर्क था उसमें परिवर्तन हुआ 1854 के वुड के डिस्पैच के द्वारा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, या महाधिकार पत्र, ये 2-3 नाम से इसको पहचाना जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आपका 1857, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यहाँ पर खोले गए। कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि 1800 मतलब कौन कौन से विश्वविद्यालय कहाँ पे खोले गए थे। तो ये किसकी तर्ज पे थे? लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पे 3 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सबसे पहले यहाँ पर खोले गए। उसके बाद आता है 1882 में हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग मतलब भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग इसी को कहा गया। आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, है ना। तो इनका पूरा नाम था सर विलियम हंटर, और इन्होंने अपने प्रतिवेदन के द्वारा ये इनका दूसरी बार का प्रयास था कि भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण और विस्तार कैसे किया जाए। इन्होंने अपने प्रतिवेदन मतलब अपने रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, सर विलियम हंटर जी ने। पहला प्रयास कब किया गया था? जब वुड का घोषणा पत्र आया था, उसमें भारतीय शिक्षा को मोड़ने का प्रयास किया गया था। अब दूसरा प्रयास था इनका हंटर कमीशन जब आया, है ना। तो इसमें 1882 में जो गठित हंटर आयोग ने देशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व वैयक्तिक संस्थाओं, जो वहाँ की लोकल संस्थाएं थी, इनको सौंपने, और इन्होंने ही ग्रांट इन एड सिस्टम मतलब सहायता अनुदान प्रणाली देने की भी रिकमेंडेशन की थी, ठीक है। तो ये इस कमीशन की, इस आयोग की ये खास बात थी। क्या क्या चीज़ें? ग्रांट इन एड, है ना। बाकी चीज़ें तो ही थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि चीज़ें आप नोट करते चलिए, ताकि आपको जो मेन पॉइंट है वो चीज़ें पता लग जाएं कि टू दी पॉइंट यहाँ पर कैसे कैसे हमको नोट्स बनाना है। तो ग्रांट इन एड सिस्टम किसके आयोग में आया था? सहायता अनुदान प्रणाली हंटर आयोग। कब गठित हुआ था? 1882 में। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसे आएगा? या तो मैचिंग के फॉर्म में आता है, या फिर इससे संबंधित कुछ खास चीज़ पूछी जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हंटर आयोग में ग्रांट इन एड सिस्टम आया था, सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी, उनको अनुदान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जो है रिकमेंडेशन इन्होंने ही की थी। और इसी के
बाद फिर यहाँ पर देखिए 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसी के बीच में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये भारत का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1887 में एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई थी। ठीक है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में चीज़ें हुई। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1902 में फिर क्या आया, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, अब 1902 में जब विश्वविद्यालय आया तो इसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, ठीक है, अब यहाँ पर कौन आ गए, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने सीनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन करने, विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ करने तथा छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देने का भी सुझाव दिया। और इस आयोग के सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ही सिफारिश पे यहाँ पर पारित किया गया था, रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की जो अभी आ रही हैं चीज़ें, जो अभी भी स्कॉलरशिप की जो पद्धति चल रही है, तो ये कब की आई है, ये आपकी विश्वविद्यालय जो है आयोग के थ्रू यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा, मतलब विश्वविद्यालय आयोग ने यहाँ पर इसको सुझाव दिया था स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ करने का, छात्रों को स्कॉलरशिप, ये कुछ इसके खास काम थे जो किससे संबंधित थे, भारतीय ये विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित थे, जो 1902 में आया था और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अब 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी जो, और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस समय बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो कि मतलब बहुत प्रयास कर रही थी कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर 1905 में बंगाल में गुरदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यही है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो कि 1905 में, मतलब बंगाल विभाजन के समय यहाँ पर गुरदास बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद आपका देखिए आता है फिर 1917 में सैडलर आयोग आया। सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो 1917 में सैडलर आयोग की अध्यक्षता में किसकी, तो कलकत्ता, यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये हो गई चीज़ें आपकी 1917 तक, है ना। तो ये चीज़ें जब आप टू दी पॉइंट आपको याद रहेंगी तो आप बिल्कुल रिलेट कर ले जाएंगे चीज़ों को, चाहे बीच में कहीं से भी आए, है ना, किस तरह से भी संबंधित चीज़ें आएँ। तो ये तो अभी हम आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। उसके बाद कुछ समितियां हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं और यही चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। तो अभी तक की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, लगा है कि हेल्पफुल है, इस एक वीडियो से हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1917 में आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बन गया और यह था सैडलर आयोग की अध्यक्षता में। अब उसके बाद 1929 में, 17 के बाद देखिए 1929 में हरटांग समिति आई। ठीक है, इसको सिलसिलेवार ही याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो मैचिंग के फॉर्म में आएगा या फिर आपको कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए भी आता है। तो सन आपको पता होने चाहिए, है ना, डेट्स पता होनी चाहिए कि कब किस समय कौन सा आयोग आया था। तो ये चीज़ें पता होंगी तभी आप सही से कर पाएंगे, है ना। अब 1929 में 1929 में जब हरटांग समिति आई, देखिए इंग्लिश वाले लोग इस स्लाइड में देख लेंगे, यहाँ पे हरटांग कमेटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हरटांग कमेटी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इसने सिफारिश की थी। और यहाँ पर तो अगर कभी पूछा जाता है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कौन उत्तरदायी था, तो हरटांग समिति। ठीक है, और विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियमों को कठोर बनाने की भी यहाँ पर रिकमेंडेशन की गई थी। ठीक है, तो हरटांग समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष तौर से जानी जाती है। उसके बाद 1934 में सप्रू समिति आई और 1937 में 1937 में एबट वुड रिपोर्ट और वर्धा स्कीम भी इसी समय आई। किसके द्वारा चलाई हुई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो 1937 में जो वुड एबट रिपोर्ट आई, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में एबट एवं वुड ने सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास के संबंध में सिफारिश की थी। ठीक है, तो वुड एबट रिपोर्ट में क्या था,
तकनीकी शिक्षा और सामान्य शिक्षा की बात की गई। मतलब काफ़ी चीज़ें एडवांस लेवल पे अब हो रही थी और यहाँ पर अब टेक्निकल जो है एजुकेशन की बात की जा रही थी। और 1937 में वर्धा शिक्षा योजना भी आती है, मतलब, और इसी को बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है, तो ये हो गई। मतलब अगर हम बात करें तो सन 1813 इसके आज्ञा पत्र है ना, जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसके साथ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश युग का प्रारंभ माना जाता है, जो सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, 1813 से मतलब शुरू हुआ और 1947 तक यहाँ पर इसका ये जो है चलता रहा। तो ये चीज़ें कुछ इसमें निकल के आती हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ देखिए उसके बाद आता है, ये 1947 तक की बात हो गई कि यहाँ पर जो है चीज़ें अभी भी किसके हिसाब से थी, ब्रिटिश शासन के हिसाब से। अब उसके बाद 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग आया। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ देखिए 1948 में राधा कृष्णन कमीशन आया था और 1945 में क्या था, AICTE की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी बीच में मैंने दे दी हैं ताकि चीज़ें आपको पता रहें कि कब किसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जाता है और उस समय कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, है ना, कौन सा आयोग था, क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखिए 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या इसी को राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, है ना, और 1945 में आपकी AICTE की स्थापना हुई थी। तो अब जो राधा कृष्णन आयोग था, इसमें उच्च शिक्षा और अध्यापक कल्याण, शिक्षा के स्तर और यहाँ पर ही अनुसंधान, रिसर्च की बात की जाती है, शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, अब इसका जो मेन पॉइंट था क्या, वो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। कई एग्जाम्स में आपके टीचर भर्ती के लिए जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, जो खास चीज़ होती है वो आपको ज़्यादा ध्यान करके पढ़नी है। और नारी शिक्षा के लिए यहाँ पर सुझाव दिया। तो क्या क्या चीज़ें हुई, आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ें थी, यहाँ पर अध्यापक कल्याण के लिए बात की गई, अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली किस तरह होनी चाहिए क्योंकि अब हायर एजुकेशन की बात हो रही थी, धार्मिक शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और वुमेन्स एजुकेशन पर भी यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया। उसके बाद आपका इसके बाद ही आता है मुदालियर आयोग। डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे और 1952-53 में यह आया। ठीक है, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पुनर्गठन, बहुउद्देशीय विद्यालय। अब यहाँ पर बहुउद्देशीय विद्यालय आए। ठीक है, वहाँ पर क्या था, राधा कृष्णन आयोग में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा थी आपकी मुदालियर आयोग के समय, तो यहाँ पर बहुउद्देशीय विद्यालय, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र और न्यूनतम कार्य दिवस। ठीक है, जो मिनिमम वर्किंग डेज थे, अध्यापक की सेवा शर्तें, इन सब के बारे में अपने सुझाव दिए। ठीक है, इस रिपोर्ट में यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया गया, जिसमें क्या क्या चीज़ें खास थी, बहुउद्देशीय विद्यालय, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और न्यूनतम कार्य दिवस, अध्यापक की सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। किसके संबंधित थी, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित ना। तो ये हो गई आपकी मुदालियर जो है आयोग से संबंधित बातें। और उसके बाद 1953 में UGC की स्थापना होती है। तो UGC की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जब अभी आपने ये पढ़ा 1948-49 का राधा कृष्णन आयोग, इसके द्वारा सिफारिश के आधार पर UGC की स्थापना 1956 में भारत सरकार द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित विधेयक के आधार पर हुई थी। ठीक है, 1953 में इसको गठन का उद्देश्य बनाया गया था और 1956 में इसको संसद के द्वारा जो है पारित विधेयक के आधार पे वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, 1956 में इसको संवैधानिक अधिकार मिल गया था 56। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। 1953 में इसका उद्देश्य निर्धारण किया गया कि UGC की स्थापना होनी चाहिए और विधेयक द्वारा कब पारित किया गया, इसको संसद द्वारा कब, अधिनियम के आधार पे पारित विधेयक के आधार पे स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक, तो और 1961 में क्या हुआ, 1961 में NCERT की स्थापना हुई, है ना। और उसके बाद इसी समय भावात्मक एकता समिति भी आई थी। समितियों के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, है ना।
तो यहाँ पर इमोशनल इंटीग्रेशन, जिसको भावात्मक एकता समिति कहते हैं, ये भी 1961 में आई थी। समितियों के बारे में हम आगे बताते हैं, ठीक है, आगे इसमें पढ़ेंगे। 1964-66 में आपका आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जी थे। इन्होंने यहाँ पर सभी स्तरों पर, सभी लेवल्स पर शिक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया और भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर अभी देखिए, वहाँ पर तो क्या था, विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही थी या माध्यमिक शिक्षा से। अब इसमें कोठारी आयोग में इन्होंने शिक्षा के संबंध में सभी स्तरों पर यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट सभी के बारे में प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो अब उसके बाद ही यहाँ पर हो गया, फिर एक आता है आपका संस्कृत आयोग। 1956-57 में संस्कृत भाषा और शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए आया था, ठीक है। तो 56 और 57 में संस्कृत आयोग आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर 76 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। किसके संशोधन पे? 42वां संशोधन हुआ था, उसमें यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर देखिए, है ना, 42nd अमेंडमेंट था और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और यहाँ पर गणनाम कमेटी, है ना, गणनाम समिति आपकी 1993 में आई और 1993 में यशपाल समिति आई। समितियों के बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आगे और भी समितियां हैं जिसमें आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिनमें कि दुर्गाबाई देशमुख समिति, हंसा मेहता समिति, ये सारी हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा आगे इसमें देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश वाले लोग इधर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सैम पित्रोदा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम पित्रोदा समिति, ये सब चीज़ें आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगा हो कि हेल्पफुल है, इतनी मेहनत मैंने की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, सैम पित्रोदा कौन थे? सैम पित्रोदा समिति क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जानिए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसी को यहाँ पर NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं। इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको इस समिति के बारे में बताने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आयोग का गठन, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, इसका गठन कब हुआ था? 2005 में, है ना। यहाँ पे NKC का गठन 2005 में हुआ और जो इसकी कार्यप्रणाली थी वो 2006 में शुरू हुई और इसके चेयरमैन थे श्री सैम पित्रोदा जी, ठीक है। सैम पित्रोदा जी थे। इन्हीं के नाम पर इसको जो है, इस समिति का नाम सैम पित्रोदा समिति रखा गया, ठीक है। तो जो सैम पित्रोदा जी थे, यहाँ पे इनका जो कार्यकाल था 2005 से 2009 तक था। इन्होंने अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम किया। और ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, ये देश में ज्ञान से संबंधित संस्थानों, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत के प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था के रूप में इसका गठन हुआ था। किसका? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, ठीक है। तो यही जो सैम पित्रोदा समिति है, ये सैम पित्रोदा जी की अध्यक्षता में ही इस समिति का निर्माण किया गया था, जो कि काम क्या क्या करेगी? ज्ञान से संबंधित संस्थान, बुनियादी ढांचे में सुधार कैसे होगा, और जो प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति के रूप में, जो कि हाई लेवल जो एजुकेशन है, इस पे कैसे काम किया जाए, यहाँ पर एक जो है सलाहकार के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको सैम पित्रोदा समिति के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति, तो ये आपको पता है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है ना। यशपाल समिति के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो जिसमें आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ देखिए और भी समितियां हैं ना, तो मैंने कहा आपको, तो यहाँ पर देखिए समितियों के बारे में थोड़ा सा। आचार्य नरेंद्र देव समिति, इस समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1952 में किया गया था और रिपोर्ट कब मिली? 1953 में, 1953 में। और इस समिति ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों, पाठ्यक्रम के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए, ठीक है। तो जो नरेंद्र देव समिति थी, ये माध्यमिक शिक्षा से आपकी संबंधित थी, सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम से, है ना। तो ये हो गई आपकी। उसके बाद देखिए दुर्गाबाई देशमुख समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति 1957 में गठित हुई थी और इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लड़कियों की शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स यहाँ पे बनी थी और 1956 में ये बनी थी। रिपोर्ट कब आई? 1959 में आई थी। नेक्स्ट आप देखिए श्री प्रकाश समिति,
जो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1959 में गठित हुई थी। और यहाँ पर देखिए, सबको सीक्वेंस से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1959 में गठित हुई थी और इस समिति ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के औचित्य और पाठ्य वस्तु के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो इसने रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन के बारे में बात की थी। किसने? श्री प्रकाश समिति। ऐसे याद रखिएगा, प्रकाश मतलब उजाला, है ना। तो यहाँ पर धर्म और नैतिकता की बात की जाती है। ठीक, ज्ञान का जो है अज्ञानता का अंधकार मिट जाए प्रकाश समिति के द्वारा, तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में। संपूर्णानंद समिति, इस समिति का गठन 1961 में किया गया था। इस समिति ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा के योगदान के संबंध में सुझाव दिए। तो ये किससे बात करती है? राष्ट्रीय एकता से संबंधित। ठीक है, ये जो है यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की बात करती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा क्लास तक बने रहिएगा। हंसा मेहता समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति और हंसा मेहता समिति बहुत पूछी जाती है। ये ज़्यादा जो है आपको इस पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट पता रहना चाहिए। 1964 में आई, ये बाद में आई थी। ठीक है, इस समिति में गठित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम के संबंध में ये सारी जो है आपकी गर्ल्स एजुकेशन से संबंधित थी। ठीक है, अब यहाँ पर 10+2+3 समिति, इसमें ये जो आई थी ये 1973 में इसकी नियुक्ति हुई थी और 10+2+3 की संरचना को लागू किए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए। ठीक है, इसके संबंध में यहाँ पर सिफारिशें काफ़ी की गई थी। नेक्स्ट आती है आपकी यशपाल समिति और ज्ञानम समिति। ज्ञानम समिति तो इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए, ज्ञानम समिति 1986 में आई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर ए ज्ञानम, उन्हीं के नाम पे ज्ञानम समिति का नाम रखा गया। और 1987 में आई थी। अपनी जो रिपोर्ट कब इसने दी थी? 1990 में जो है रिपोर्ट दी थी 1990 में। 1987 में आई और 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विश्वविद्यालय प्रणाली की नई मांग संबंधी विभिन्न निकायों की संरचना, भूमिका उत्तरदायियों की समीक्षा, शैक्षिक संस्थाओं के परफॉर्मेंस का आकलन, इन सब में सुझाव अपने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से संबंधित चीज़ों पे बात की गई थी, शैक्षिक संस्थाओं के परफॉर्मेंस की बात की गई थी। ज्ञानम समिति, है ना। यशपाल समिति की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थी 1992 में। सन भी याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे। इनकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को अधिगम की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कम करने के संबंध में सुझाव दिए गए थे। लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया जिसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, रिपोर्टेड इन 1993 इन विच मैनी सजेशन वर गिवन रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द एजुकेशनल बर्डन। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन भी इसको कहा जाता है। और यशपाल समिति फिर आई एक बार और यहाँ पर 2008 में। यशपाल की अध्यक्षता में नियुक्त इस समिति ने 2009 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में उच्च और तकनीकी शिक्षा को नूतन स्वरूप देने के लिए अनेक सुझाव दिए। ठीक है, तो जो अलग अलग है याद रखिएगा। देखिए, 1993 में जो रिपोर्ट आई थी 1992 में गठित हुई और 1993 में जो रिपोर्ट आई उसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक, और जो 2008 में रिपोर्ट आई और 2009 में मतलब इन्होंने रिपोर्ट दिया, 2008 में यहाँ पे गठित की गई और 2009 में रिपोर्ट दिया। इसमें उच्च और तकनीकी शिक्षा को यहाँ पर मॉडिफाइड रूप देने की, ठीक है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की एक न्यू लुक देने की यहाँ पर बात की गई थी यशपाल कमेटी में। ठीक, तो 2 बार ये यशपाल कमेटी के जो है गठित की गई है और जिसमें कि डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करिएगा, और कि जैसी भी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, हेल्पफुल लगी है तो भी अपने कमेंट्स के द्वारा, लाइक के द्वारा मुझे बताइए। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि इतनी मेहनत की है बेकार है। और आपने खुद देखा होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही यहाँ पर बताई जाती हैं, क्योंकि आपको मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपके पास समय कम है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो आपकी इतनी चीज़ें कवर करा दें कि आपका टाइम भी बचे और कंटेंट भी आपका तैयार हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
और बाकी भी चीज़ें आप लोग प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिए, उन वीडियोस को भी देख लीजिए। टीचिंग की, रिसर्च की, आईसीटी की सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं। बाकी हम लोग करवा रहे हैं 2023 की तैयारी, हम लोग दिसंबर 2023 की करवा ही रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।